ये निकला हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक लेकर आए, जहाँ 35 साल से आप लोग एक ईंट लगवाने के लिए तरस रहे थे। कारण ये कि कॉलोनियां अवैध हैं और अवैध के नाम पर कभी भी हमारे यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगती। मैं तो इसके बाद बढ़ा दे बिल्कुल गला खींचे इसको सिंगल नहीं सर, इससे वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ी। हेलो हेलो आवाज बंद करो बस। सिर्फ इसलिए हमारी कॉलोनियां पक्की नहीं हुई क्योंकि ये अवैध है और अवैध से अवैध कराने के लिए आपने 35 साल इन लोगों को वोट दिया। छोटा ऐसा नहीं होता और 35 साल ये लोग लगातार मिनिस्टर बनते हैं और बड़ी ताकत और मिनिस्टर होके भी अगर काम नहीं करा पाए तो कारण क्या था आप ये समझ सकते हो। भाइयों, मैं तो मंत्री भी नहीं था, मैं तो अभी 52 दिन मंत्री बना हूं आचार संहिता में, और मैं जब मंत्री भी नहीं था तब भी मैंने 2.5 साल में अपनी सारी कॉलोनियां वैध करा दी। 2.5 साल और मेरे सरकार ने हरियाणा में कभी कोई कॉलोनी वैध भी नहीं हुई। जब हमने वैध कराने के रास्ते खोले उसके बाद ही हरियाणा में बाकी कॉलोनी वैध होने शुरू हुई। मैं देश के अलग अलग स्टेट में गया, जहां जहां कॉलोनियां वैध हुई थी वहां के रूल्स उठाए, उन रूल्स को आधार बना के तब हरियाणा में सबसे पहले हमने अपनी कॉलोनियों को वैध कराने के रास्ते खोले। भाइयों, ये हजारों हजार गलियां बनती, हजारों हजार। अब आप कल्पना करो कि भाई इनको बनाने के लिए कितना पैसे की जरूरत होगी। अब कोई भी नेता है 20-30 करोड़ रुपया अगर पैसे लेके आता है तो सारा साल गाता रहेगा कि मैं 25 करोड़ रुपया यहाँ की डेवलपमेंट के लिए लेके आया, सड़क के लिए लेके आया। मगर हमारे कॉलोनियों में 25-30 करोड़ रुपए में क्या होना है? 20 गलियां बन जाएंगी, 40 गलियां बन जाएंगी, 100 गलियां बन जाएंगी। बस मुझे तो हजारों हजार कितना लंबा छोटा एरिया है। कहाँ है सिवा गली, कहाँ है चालू, कहाँ है ददराना, कहाँ है खोपड़ा चंदोली, कहाँ है काबड़ी महमदपुरा, इस सारे के बीच का एरिया बिंजोर कहाँ है? अब इसके बीच का सारा एरिया ये अनअप्रूव्ड एरिया है, सारा का कच्चा पड़ा। इतनी गलियों को बनाने के लिए मैंने शुरू से ही इनके एस्टिमेट बनवा के रख दिए और जैसे ही मैं कॉलोनी वैध करा के जब मैं पक्की करवाने के लिए चला तो मैंने हरियाणा की विधानसभा में कहा कि हुड्डा साहब, आप अगर ये कहते थे कि हरियाणा नंबर 1 है तो आपके हरियाणा नंबर 1 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपके किसी मंत्री ने अपनी माँ का दूध पिया है तो 1 गिलास पानी का हमारी कॉलोनी में भी खड़ा होकर पी के दिखा दें। 3 दिन की पिक्चर है, गंदगी है, ईंटें रख के आदमी को चलना पड़ता है, बहुत बुरी हालत है। तो मुख्यमंत्री जी भी वही बैठ के सुन रही थी और कहा कि कितना पैसा दूं? 50 करोड़ दे दो। मैंने कहा हम क्या करेंगे? 50 का क्या करेंगे? 500 करोड़ का भी क्या करेंगे? सारा बजट ही आपको दे दें। उनका हाँ, मुझे लगता है एक बार का बजट तो हमें दे देना चाहिए। तो मुस्कुराहट में बोले धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे तो शुरू कर। पहले 50 करोड़ दिया, फिर 100 करोड़ दिया, फिर 50 करोड़ दिया, फिर 100 करोड़ दिया और करते करते 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेके अपने गरीबों को
दबाने लगा है, क्योंकि इतनी गलियों में हजारों करोड़ तो इसी में लगे हैं। अपना इंडस्ट्री का सेक्टर, सेक्टर 29 है, सेक्टर 25 है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब जब रोजगारी बंद होगा तो आदमी कहाँ पर इतनी लेबर है, इतने लोग हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? एक्सपोर्टर की फैक्ट्रियों में आने बंद हो गए, एक्सपोर्ट हाउस इन लोगों ने दिल्ली में खोलने पड़े। मैंने कहा चिंता मत करो, आपकी एक एक गली को अच्छे से बढ़ाऊंगा और मैंने एक फीट मुफ्ती RCC की सड़कें बना के 400 करोड़ रुपए में सारे सेक्टर 325 का हमने बिल्कुल एक व्यवस्था काम करके व्यापारी भाइयों को सौंप दिया। अब हर जगह पे गांव की अलग समस्या थी, हुड्डा के सेक्टरों की अलग समस्या, कॉलोनी की अलग समस्या, इंडस्ट्री के सेक्टरों की अलग समस्या। हर समस्या का समाधान कि आपके बेटे ने पैसे ला के कर दिए। ये पैसे आए कैसे आए? इसलिए कि मैं आज इतना नरम हूँ, इतना ही चंडीगढ़ में गर्म हूँ। और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई राजनीति है ना, ईमानदारी से नहीं हो सकती, राजनीति झूठ के बिना नहीं हो सकती, और राजनीति बिना भेदभाव के नहीं हो सकती। बस की आवाज और कर दे यार, सुन तो रहा होगा, और करो थोड़ी भाइयों। मेरा क्या ठीक है, सही तो है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे तीनों चीज काम आए, तीनों चीज काम आए। और आज मैं थोड़ी ईमानदारी से कहीं भी आता हूँ जाता हूँ, झूठ बोलता तो 10 बातें याद रखनी पड़ती, इसको मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ नहीं। साफ सुथरी राजनीति करके लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद मांगने जाने, उनको काम जो किए वो भी बता रहे, क्या स्कीम बनाई वो भी बता रहे। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हमारा जो आयुष्मान भारत का कार्ड है, ये आयुष्मान भारत का कार्ड अब 5 लाख रुपए से बढ़ा के इसका सीधा मोदी जी ने 10 लाख रुपए। अब अपने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप लोगों ने आयुष्मान का कार्ड नहीं बनवाया होगा। क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि 1,80,000 से नीचे वाले का हमने अपने आप बना के घर भेज दिया। जिसकी इनकम 1,80,000 से ऊपर है और 3 लाख रुपए से कम है, उसे सिर्फ 1,500 रुपए देने हैं। CHC वाले बचाओ, 1,500 रुपए दे दो और अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा के ले आओ। 1 साल के लिए पहले 5 लाख का था, अब वो 10 लाख रुपए का। तो 1,500 रुपए देके पता थोड़ी नहीं कब परिवार में किस पे क्या संकट क्या आपदा है, तो जरूरत नहीं है उसको कि भाई कहीं कुछ रोक रहे हो, कार्ड है उसका इस्तेमाल करें। और जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है और कितनी भी है, उसको सिर्फ 5,000 रुपए देने, 5,000 रुपए दो, 1 साल के लिए 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाओ। हम लोगों ने शायद नहीं बनवाया होगा, हमें लगता होगा कि भाई हमें क्या जरूरत है, मगर किसी भी पार्षद की जिम्मेवारी लगाओ, उनको कहो कि भाई हमारे कार्ड बनवा के दे, वो दे देंगे। भाइयों बोल के आगे भी हम जो हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, अब उसके इलाज का जिम्मा वो हमारी सरकार ने अपने कंधों पे ले लिया, अपने कंधों पे ले लिया। भैया उसके लिए हमने आयुष्मान भारत का कार्ड बना दिया कि जो 70 साल का बुजुर्ग है 5 लाख रुपए 1 साल से सिंगल बुजुर्ग के लिए कर दिए। कोई आप अपना कार्ड बनवा लो और उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, 10 दिन में कार्ड बनकर आपकी जेब में आ जाएगा। आप जाके कहीं अच्छी जगह पे इलाज कराओ, क्या जरूरत है आप पानीपत के किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में दिखाओगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, कार्ड वहां पे मान्य है, जाके इलाज कराओ। इतना नहीं है, मैं एक और बहुत बड़ा काम करके आया। पूरे देश में
ऑल इंडिया हॉस्पिटल के 4 रिसर्च सेंटर खुलने थे, एक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो नॉर्थ इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है तो आपका बेटा कोथुरा गांव की CHC के अंदर लेके आ गया। अगले 10 मिनट में हम लोग उसमें अपना काम शुरू कर देंगे। क्या होता है वहां पे? आपके शरीर में एडी से लेके चोटी तक जितने भी टेस्ट हो सकते हैं बॉडी के, वो सारे टेस्ट वहां पर होंगे, क्योंकि वो ऑल इंडिया हॉस्पिटल का रिसर्च सेंटर है, इसलिए उसकी रिपोर्ट देश के हर हॉस्पिटल में मान्य होगी। अब लाखों रुपए के टेस्ट है और उसके लिए आपने पैसा कितना देना पड़ेगा? 0, 1 पैसा। आपने एक पढ़े लिखे बच्चे को चुन के भेजा तो मैं ऐसे ऐसे ही काम करता हूँ। अभी आपको पता है, पीने के पानी के लिए पिछले 8 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा था। क्यों प्रयास कर रहा था? जब मैं शुरू में बना MLA तो MLA बनते मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत आई। मैं जिसके यहाँ कोई डेथ होती वहां पे जाता तो कहते ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको कैंसर था। और सब लोग ये बताते थे कि ये जो बीमारियां सारी है पानी की वजह से आई है। तभी मैंने तय किया कि मैं गंगा का पानी लेके आता हूँ। देखो मेरा कितना बड़ा विजन था। और मैंने यहाँ से गंगा जी की फरमाइश नपवाई और सरकारों को कहा कि भी मुझे NOC दो और गंगा जी का पानी लेके आएंगे जहां तक भी है। तो मुझे पता लगा कि नहर है पहले, जो गंगा नहर से निकली है, उस नहर को अगर आप सरकार को पैसे देके लेके आओगे तो 700-800 करोड़ में वो नहर आपको जमीन रिक्वायर हो जाएगी। 3,000 करोड़ रुपए में वो नहर आपके मुजफ्फरनगर तक आ जाएगी और मुजफ्फरनगर से फिर आप पानी को लिफ्ट करके लेके जाओ। मैंने एक दिन ऐसे लेटे लेटे रात को दिखा कि भाई सपने में ना वैसे मुझे ये सांप नजर आया। अब मैंने तड़के उठ के मेरी माँ को कहा, मखम्मा मुझे आज 10:30 सपने में सांप नजर आए। तो मेरी माँ बोले, बोला भाई कुछ चिंता नहीं करो, मैं तड़के ना ये पेट थोड़ी देर में जमुना जी नहाया हूँ। मैंने जब भी कोई खेत में जाया तो यहाँ पर कुछ उनके समर्थक भी हैं, उनसे पूछने। भाई साहब, आज आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा है, देखो हमारे डंडा साहब जो हैं 3री बार विधायक बिल्कुल बन के आएंगे यहाँ से ग्रामीण से, ये सभी को पता था, लेकिन समय का हेर फेर चल रहा था। लेकिन क्या है ना, कई बार कई बुद्धिजीवी लोगों को भी घुमा देते हैं लोग, तो वही था, उस चीज़ से हम बाहर आ गए। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है मामला, बिल्कुल हम डांडा साहब के साथ हैं, बिल्कुल दल बल के साथ। ऐसी किस नीति से प्रभावित हैं बीजेपी के जो ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा है जी, प्रभावित तो देखो बीजेपी काम तो कर ही रही है, बीजेपी सरकार के टाइम में ही काम हो रहे हैं, लेकिन चलो हम थोड़ा सा भटक गए थे, मैं भी भटक गया था, तो आज मेरा मार्गदर्शन हो गया और मैं फुल फ्लैश अब डांडा साहब के साथ पूरा सपोर्ट करूँगा। तो अब आप उन्हीं के साथ रहोगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दल बल के साथ। क्या लगता है बीजेपी पार्टी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, एक तरफा आएगी, एक तरफा। तो जैसा कि आपने सुना, इनके समर्थक हैं, जो उनका कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और आचार संहिता कुछ समय बाद लग जाएगी, जिसके दौरान जो तमाम बात करे कैंडिडेट हैं वह लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने विजन को रखकर उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं। भगवान ने सोचा तो 2 साल तक आपको आज तक पानी पहुंचा दूं, क्योंकि बड़ा बनेगा, लगेगा, संत बनेंगे, पुष्प बनेंगे, सारा काम है। तो और भी उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी पार्टी है जो अब कुछ ही समय रह गया आचार संहिता, क्या लगता है कितनी मजबूत है बीजेपी? बीजेपी पार्टी 100% मजबूत है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। और महिपाल ढांडा जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। तो हमारी जो अब की बारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। सर, उनके सामने 2 मजबूत चेहरे मानिए आप, विजय जैन
और सचिन कुंडू, क्या टक्कर लगती है? देखिए, अगर मैं आपको कांग्रेस के बारे में बताऊं तो बहुत सारे मजबूत चेहरे थे, जिसमें सचिन कुंडू जी को मौका दिया गया है, लेकिन जो सबसे बहुचर्चित चेहरे हैं हमारे यहाँ महिपाल ढांडा जी हैं, और आगे बनने वाली सरकार भी हमारी बीजेपी की रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, ये बीजेपी पार्टी के जो समर्थक हैं लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो मजबूत होती जा रही है और इससे प्रभाव है जो बीजेपी पार्टी पे काफ़ी देखने को मिलेगा। और उनका तो कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो इस बार सत्ता में जरूर आएगी। अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वो शो पानीपत के साथ सूरज शर्मा, नमस्कार।